हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे नवंबर 2012 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 और ये लिमिटिंग फैक्टर का एएस लेवल का अकाउंट्स का पास पेपर का सवाल है। चलें सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है एबीजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, ऑल ऑफ विच आर मेड फ्रॉम वन बेसिक रॉ मटेरियल। फोरकास्ट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस आर एज फॉलोज। अल्फा बीटा गामा के सेल्स के यूनिट्स कितने होंगे वो बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर $250,000 ईच मंथ। ए में कहता है कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो पहला पार्ट हमारा जो है ना उसमें हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। और हम करेंगे ये कि भाई तीनों की जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम लिख देंगे अपनी सेलिंग प्राइस। अल्फा की सेलिंग प्राइस है 72, बीटा की सेलिंग प्राइस है 74, गामा की सेलिंग प्राइस है 58 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? ये सारी जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स और हम इनके अमाउंट्स लिखते हैं 18, 25, 16। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 19, 14, 13, वेरिएबल ओवरहेड्स 14, 13 और 12। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी भाई? हम अगर 72 में से माइनस कर दें 18, 19 और 14 तो बच जाता है 21। हम अगर 74 में से माइनस कर दें 25, 14 और 13 तो बच जाता है 22। हम अगर 58 में से माइनस कर दें 16, 13 और 12 तो बच जाता है 17, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हमारा पहला पार्ट था। कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, ये पार्ट हो गया। अच्छा, पार्ट बी पर चलते हैं भाई। पार्ट बी जो है इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट दी टोटल मंथली प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड। तो इसके लिए पार्ट ए को आप रेफर कर और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ पिक करोगे। पहले तो हम कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करते हैं, करेक्ट। पहले तो हम कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करते हैं और कंट्रीब्यूशन की कुछ वर्किंग ऐसे होगी कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। और हम क्या करेंगे भाई, जितने भी इनके यूनिट्स हैं अगर हम पार्ट देखें अल्फा के 9000 यूनिट्स बिकेंगे, बीटा के 12000 यूनिट्स बिकेंगे, गामा के 7000 यूनिट्स बिकेंगे। और अल्फा का एक यूनिट जो है वो 21 की कंट्रीब्यूशन देगा, बीटा का 22 की कंट्रीब्यूशन देगा, गामा की 17 की कंट्रीब्यूशन देगा। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करी जा सकती है। अल्फा के 9000 यूनिट्स बिकेंगे, हर यूनिट 21 की कंट्रीब्यूशन देगा, तो 9000 इंटू 21 इज़ 189,000। टोटल कंट्रीब्यूशन जो अल्फा की आएगी वो 189,000 होगी। अच्छा, जो बीटा है उसके 12,000 यूनिट्स बिकेंगे, सवाल में लिखा हुआ है, और हर यूनिट जो है वो 22 की कंट्रीब्यूशन देगा। तो 12,000 इंटू 22 इज़ 264,000। 264,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो बीटा से जनरेट होगी। अच्छा, जो गामा है उसके 7,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट जो है वो आपको 17 की कंट्रीब्यूशन देगा। तो 7,000 इंटू 17 इज़ 119,000। ये कंट्रीब्यूशन आपकी गामा से जनरेट होगी। तो जनाब आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी, टोटल कंट्रीब्यूशन वो होगी 189,000 प्लस 264,000 प्लस 119,000।
टोटल कंट्रीब्यूशन आपकी हो जाएगी 572,000। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी होती है अगर हमें प्रॉफिट पर पहुंचना है। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट देखते हैं कि कितना है। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट जो है वो भी सवाल में लिखा हुआ है द टोटल फिक्स कॉस्ट आर $250,000। 250,000 की जो है वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। 250,000 की फिक्स कॉस्ट हम यहाँ से माइनस करते हैं। जब हम 250,000 की फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाता है वो है 572,000 माइनस 250,000 विच इज़ 322,000। 322,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट बन जाएगा पार्ट डी में। ठीक है, फिर आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या बोलता है, पार्ट सी में कहता है, अच्छा पार्ट सी से पहले एक पैराग्राफ है, लिखता है ड्यू टू ए मटीरियल शॉर्टेज ABJ Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April। मटीरियल शॉर्ट पड़ गया और उसकी वजह से ABJ लिमिट को सिर्फ और सिर्फ जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसका 80% मटीरियल मिलेगा। नो अदर शॉर्टेजेस आर एक्सपेक्टेड, और कोई शॉर्टेज एक्सपेक्टेड नहीं है। सी में बोलता है यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटीरियल दैट इज अवेलेबल prepare a statement to show the maximum profit that could be achieved for the 3 months ended 30th April 2013। यानी कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो कितना होगा। ठीक है ना, पहले तो हम ये देखते हैं कि यार मटेरियल की हमें करंटली रिक्वायरमेंट कितनी है। मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, करेक्ट। करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो सवाल के हिसाब से ये है कि अल्फा जो है ना उसके 9,000 यूनिट्स एक महीने में बनकर बिक जाते हैं और 1 यूनिट पर $18 का रॉ मटेरियल जो है ना वो चाहिए होता है। बीटा के 12,000 यूनिट्स बिक जाते हैं एक महीने में और हमें $25 का रॉ मटेरियल जो है उसकी ज़रूरत होती है। गामा के 7,000 यूनिट्स बनकर बिक जाते हैं और हमें $16 के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो एक जो वर्किंग हमें अपने पार्ट में करनी होगी वो ये होगी कि हम ये देखें कि यार हमारे पास जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना वो क्या है। अब मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, 9,000 अल्फा के यूनिट्स बनाकर हम बेच सकते हैं एक महीने में और 1 यूनिट पर 18 का रॉ मटेरियल जो है वो लगता है, यानी कि अल्फा के लिए 9,000 × 18 यानी कि 162,000 का जो रॉ मटेरियल है उसकी ज़रूरत है। अच्छा जो बीटा है, बीटा के बारे में हमने देखा कि भाई 12,000 यूनिट जो है ना वो बनकर बिक सकते हैं और 1 यूनिट पर 25 का रॉ मटेरियल लगता है। ऐसा ही है या नहीं ये देख लेते हैं। 12,000 25 और गामा के लिए 7,000 16 और गामा के लिए 7,000 यूनिट जो है वो बन के बिक सकते हैं और 1 यूनिट पर 16 का रॉ मटेरियल लगता है। तो 12,000 × 25 इज़ 300,000 और 7,000 × 16 इज़ 112,000। ठीक है, तो टोटल जो रॉ मटेरियल जिसकी ज़रूरत है वो है 162,000 प्लस 300,000 प्लस 112,000 यानी कि 574,000 ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। इतना मटेरियल होता ना तो हम सारा काम खुशी खुशी कर लेते। $574,000 का रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल होता तो हम सारा काम खुशी खुशी कर लेते, लेकिन सवाल में ये लिखा हुआ है यहाँ पर ड्यू टू अ मटेरियल शॉर्टेज ABJ Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April 2013. No other shortages are expected. यानी कि जो अप्रैल का महीना है उसमें मेरे पास $574,000 का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि उसका 80% रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। यानी कि अगर मैं मटेरियल अवेलेबल एक और वर्किंग करूं विच इज़ मटेरियल अवेलेबल, तो मटेरियल अवेलेबल जो होगा वो होगा 574,000
मल्टीप्लाइड बाई 80%, और 574,000 इंटू 80% इज 459,200. 459,200 का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, विच मीन्स के रॉ मटेरियल क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया लिमिटिंग, रॉ मटेरियल हो गया लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर वो चीज़ होती है जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो. यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है कि $574,000 का रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अप्रैल में अवेलेबल होगा 459,200 का रॉ मटेरियल. कंपैरेटिवली कम रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा. अब जब ऐसा हो जाता है कि कंपैरेटिवली कम रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो हमें रॉ मटेरियल देख देख कर इस्तेमाल करना होता है, हमें रैंकिंग्स निकालनी होती है और हमें रैंकिंग्स के हिसाब से काम करना होता है. और हमें जो रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले उन चीज़ों पर इस्तेमाल करना होता है जिसकी रैंकिंग 1 हो, उसके बाद उस पर इस्तेमाल करना होता है जिसकी रैंकिंग 2 हो, उसके बाद उस पर इस्तेमाल करना होता है जिसकी रैंकिंग 3 हो. तो अब एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, और वो एक और वर्किंग ये होगी कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा. इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कैलकुलेट करी थी. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी कैलकुलेट करी थी, अल्फ़ा के लिए 21, बीटा के लिए 22 और गामा के लिए 17. 21, 22 और 17, ये एक यूनिट अल्फ़ा का, बीटा का, गामा का कितनी कंट्रीब्यूशन देता है ये बात लिखी हुई है. उसके बाद रॉ मटेरियल की जब हम बात करें तो एक यूनिट पर अल्फ़ा के 18 का रॉ मटेरियल लगता है, बीटा के एक यूनिट पर 25 का रॉ मटेरियल लगता है और गामा के एक यूनिट पर 16 का रॉ मटेरियल लगता है. यानी कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूं विच इज़ 21 डिवाइडेड बाई 18, तो यह आ जाता है हमारा 1.167 या 1.17. बीटा के लिए आ जाता है 22 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ 0.88, और गामा के लिए हमारे पास आ जाता है 17 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ 1.0625. ठीक है, यह हमारा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया. अब अगर हम रैंकिंग करते हैं इनकी, तो जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसका रैंक फर्स्ट आता है, विच मीन्स कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. इस तरह से हम इनकी रैंकिंग करेंगे. ठीक है, यानी कि सबसे पहले अल्फ़ा, फिर गामा और फिर बीटा को बनाया जाएगा. ये इसकी रैंकिंग हो गई. अच्छा, अब अगर ऐसा किया जाएगा तो कितने यूनिट्स अल्फ़ा के बनेंगे, कितने बीटा के बनेंगे, कितने गामा के बनेंगे, उसकी एक वर्किंग होगी. हमारे पास टोटल 459,200 का रॉ मटेरियल अवेलेबल है. सबसे पहले मैं अल्फ़ा बनाऊंगा बिकॉज उसकी रैंकिंग फर्स्ट है. अल्फ़ा के 9,000 यूनिट्स बनाऊंगा. हर यूनिट पर 18 का रॉ मटेरियल लगता है, तो 9,000 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 162,000 हो जाएगा. फिर बच कितना जाएगा, 459,200 माइनस 162,000, यानी कि 297,200 का रॉ मटेरियल बच जाएगा. उसके बाद मैं बीटा बनाऊंगा. बीटा के 12,000 यूनिट्स बनाऊंगा. हर यूनिट पर 25 का रॉ मटेरियल लगता है. नहीं, उसके बाद मैं बीटा नहीं बनाऊंगा, सॉरी. उसके बाद मैं गामा बनाऊंगा बिकॉज गामा की रैंकिंग सेकेंड है. 7,000 इंटू 16, 7,000 इंटू 16. अगर मैं गामा बनाता हूं तो गामा पे 112,000 का रॉ मटेरियल लग जाएगा. अब 297,200 माइनस आंसर, यानी कि 185,200 का रॉ मटेरियल बाकी बच जाएगा. फिर मैं बीटा बनाऊंगा बिकॉज उसकी रैंकिंग थर्ड है. अब बीटा का एक यूनिट जो है ना उसमें 25 का रॉ मटेरियल लगता है, तो 185,200 के रॉ मटेरियल में मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, 185,200 डिवाइडेड बाई 25, 185,200 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि मैं 7408 यूनिट्स बना सकता हूँ. तो बीटा के मैं 7408 यूनिट्स बनाऊंगा. हर यूनिट पर 25 का रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये 185,200 पूरा हो जाएगा और मेरे पास पीछे 0 रॉ मटेरियल बच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से इस वर्किंग से मुझे ये पता चल गया अल्फ़ा के 9,000, गामा के 7,000 और बीटा के 7408 यूनिट्स बनाने हैं मुझे अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के महीने में.
अप्रैल के महीने की बात हो रही है। चलो जी अब अगर हम वर्किंग करें तो बड़ा गौर से ये बात सुनना, इससे बोला था कि यार अप्रैल के महीने में ये मसला आएगा, अप्रैल के महीने में रॉ मटेरियल जो है ना वो कम अवेलेबल होगा। साथ में ये लिखा हुआ था नो अदर शॉर्टेजेस आर एक्सपेक्टेड, यानी कि इसके अलावा किसी भी महीने में कोई भी शॉर्टेज एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसने सवाल में ये लिखा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कुड बी अचीव्ड फॉर द 3 months एंडेड 30th April 2013, यानी कि आप कितना प्रॉफिट कमाओगे 3 महीने के लिए जो कि 30 अप्रैल 2013 को खत्म होते हैं। यानी कि वो सिर्फ अप्रैल के महीने का प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है फैब, मार्च और अप्रैल। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा उसकी वर्किंग कैसे होगी? प्रॉफिट की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो मैं अप्रैल का प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले तो मैं अप्रैल का प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, अल्फा, बीटा, गामा। अप्रैल के महीने में क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो कम अवेलेबल है तो अल्फा के 9000 यूनिट्स, बीटा के 7408 यूनिट्स और गामा के 7000 यूनिट्स बनाकर बेचे जाएंगे। अल्फा के 9000, बीटा के 7408 और गामा के 7000 यूनिट्स बनाकर बेचे जाएंगे। एक यूनिट इनका कितनी कंट्रीब्यूशन देता है ये भी देख लेते हैं। अगर हम एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पार्ट ए में कैलकुलेट किया था 21, 22 और 17। 21, 22 और 17, तो 9000 इंटू 21 इज 189,000, 7408 into 22 is 162,976, 162,976, 7000 into 17 is 119,000, 119,000। अप्रैल के महीने की टोटल कंट्रीब्यूशन 189,000 प्लस 162,976 प्लस 119,000, यह आ जाता है आपके पास 470,976, 470,976। अच्छा, एक महीने की जो फिक्स कॉस्ट है वो 250,000 है, और अगर 250,000 की फिक्स कॉस्ट है तो अप्रैल के महीने का जो प्रॉफिट है, अप्रैल के महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 220,976, 220,976। अच्छा, इससे पहले जो फैब एंड मार्च का महीना है, जो फैब एंड मार्च का महीना है, उनका प्रॉफिट कितना होगा? भाई एक महीने का जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो होता है 322,000। एक महीने का आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो 322,000 होता है, और फैब और मार्च के जो 2 महीने हैं उनका टोटल प्रॉफिट होगा 322,000 इंटू 2, यानी कि 644,000 का प्रॉफिट इन 2 महीनों का होगा। 644,000 इन 2 महीनों का प्रॉफिट होगा, और टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा इसमें 220,976 को अगर ऐड करते हैं तो 864,976, 864,976, ये आपका जनाब टोटल प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अगले पार्ट में क्या बोलता है? ABG Limited has received an inquiry for an additional order of 3,000 units of Gamma at a special price of $50। किसी कंपनी ने एक मजीद ऑर्डर दिया, बोला यार हमें 3,000 गामा चाहिए और हम एक गामा के लिए $50 पे करेंगे। एडिशनल फिक्स कॉस्ट्स ऑफ $15,000 विल बी इनकर्ड, यानी कि अगर मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया, बोला हाँ यार आपको मैं 3,000 गामा दूंगा, तो मुझे फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 15,000 एडिशनल लेनी पड़ेगी, मजीद इजाफी। अभी जितनी देता हूं वो तो दे ही रहा हूं। एज्यूमिंग नो मटेरियल शॉर्टेज, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस ऑर्डर। इस स्पेसिफिक ऑर्डर पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताओ। इस स्पेसिफिक ऑर्डर पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताओ। अब जनाब गामा देना है ना मुझे, गामा की सेलिंग प्राइस क्या है, गामा की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले तो ये देखते हैं। गामा की सेलिंग प्राइस है हमारी इस ऑर्डर के हिसाब से 50, जिसका ऑर्डर आया उसको तो मैं एक गामा 50 का दूंगा ना,
जिसका ऑर्डर आया उसको एक गामा 50 का दूंगा, $50। अच्छा, गामा की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? गामा की वेरिएबल कॉस्ट के लिए 16, 13, 12 को ऐड कर देते हैं। 16 + 13 + 12 यानी कि 41 हो जाता है। ठीक है, तो गामा के एक यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन है या जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो हो जाएगी 50 - 41 विच इज 9। गामा के एक यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी ना वो हो जाएगी 9। अच्छा, गामा के कितने यूनिट्स क्या कहते हैं हमें बनाकर बेचने हैं? 3000। गामा के 3000 यूनिट्स बनाकर दे रहे हैं, तो 3000 यूनिट्स अगर हम बनाकर देंगे तो हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी? 3000 × 9 यानी कि 27,000। इस स्पेसिफिक ऑर्डर से 27,000 की कंट्रीब्यूशन आएगी, लेकिन 15,000 रुपये आपको फिक्स कॉस्ट के भी तो पे करने होंगे। ये भी इसी ऑर्डर की फिक्स कॉस्ट है। तो इस ऑर्डर की जो फिक्स कॉस्ट है उसको ज़रा हम माइनस करते हैं, वो 15,000 है। तो अगर वो कॉस्ट 15,000 है तो हमारा इस ऑर्डर पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 27,000 - 15,000 यानी कि 12,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 12,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 12,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इस स्पेसिफिक ऑर्डर पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स विच ABG लिमिटेड शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट दिस एडिशनल ऑर्डर फॉर गामा। ये जो ऑर्डर आया है एक, इसको एक्सेप्ट अगर मैं करूं, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी बातों को मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है। अच्छा, पहली बात जो मैं कंसिडर करूंगा वो ये है कि यार इस बंदे को मैं जो ये गामा दे रहा हूं ना वो $50 में दे रहा हूं। आमतौर पर लोगों को गामा कितने में देता हूं? 58 पर। ऑल्दो ये बल्क में चीजें खरीद रहा है लेकिन इसको $50 में दे रहा हूं, आम लोगों को $58 में देता हूं। ठीक है ना। तो मुझे ये देखना होगा मेरे करंट कस्टमर्स नाराज ना हो जाए, मेरे करंट कस्टमर्स ये फील ना करेंगे यार हमें ये चीज 58 की देता है और इसको 50 में दे रहा है। उनको ये समझाना बड़ा जरूरी है कि भाई वो मुझसे बल्क में चीजें खरीद रहा है। ठीक है ना। तो पहली चीज जो मैं लिखूंगा वो ये है कस्टमर्स पेइंग फुल प्राइस customers paying full price will be annoyed customers paying full price will be annoyed to discover others paying less and may move business elsewhere। दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी होगी वो है रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्या ऐसा तो नहीं है मैं $50 से प्राइस ले जाऊं तो मेरा कॉम्पिटिटर और नीचे ले जाए प्राइस को। तो रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है उसको कंसिडर करना होगा। ठीक है ना। इसी तरह से एक और बात मुझे कंसिडर करनी होगी कि मुझे इस ऑर्डर पर ओवर रिलायंस नहीं करनी है। ओवर रिलायंस नहीं करनी है मुझे इस ऑर्डर पर, यानी कि ऐसा नहीं सोचना कि यार इस ऑर्डर के लिए मैं हर काम करूं, बल्कि मुझे जो रिलायंस या मेन मेरा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो जो फुल प्राइस वाले ऑर्डर्स है ना वो होने चाहिए। फुल प्राइस ऑर्डर्स जो हैं यानी कि जो $58 वाले ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करना मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए।